सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सोशल साइंस यानी कि आपके सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 2020 के पेपर के हैं, यानी कि आज की इस क्लास में हम आपके 2020 में जो पेपर आया हुआ था आपके 4th सेमेस्टर का सोशल साइंस का, उसका पूरा सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान सा है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है या सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की सबसे पवित्र जो पुस्तक है वो मानी जाती है सत्यार्थ प्रकाश, सबसे ज्यादा पवित्र पुस्तक। ठीक है, आर्य समाज की मानी जाती है सत्यार्थ प्रकाश। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसको लिखा है। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? साइमन, जनरल डॉयर, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? तो जनरल डॉयर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में स्टार्ट हुआ था और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन के बाद फाइनली हमारे देश को आजादी मिल ही गई थी 1947 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? प्रयागराज, आगरा, वाराणसी या मेरठ? प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। और उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहाँ स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? लुधियाना, दिल्ली, कानपुर या लखनऊ? तो राइट आंसर है कानपुर को कहते हैं उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कितना आसान सा प्रश्न पूछा है कि अशोक चक्र, जो हमारे तिरंगे में अशोक चक्र होता है, उसमें कितनी तीलियां होती हैं? उसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो दोस्तों इसमें होती हैं 24 तीलियां। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है कि प्रदूषण के प्रकार हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ये सब प्रदूषण के ही प्रकारों में आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन है ये किया गया था अक्टूबर 1924 में। वहां पर किया गया था, कानपुर में किया गया था। और इसके जो संस्थापक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन में केवल राम प्रसाद बिस्मिल ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी को हम लगाएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए सचिन सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी का नाम यहाँ पर नहीं है किसी भी ऑप्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे बढ़ते हैं। तो इन तीनों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी, लेकिन यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? वाजिद अली शाह, तात्या टोपे, नाना साहब या बेगम हजरत महल? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई थी? तो मनरेगा योजना दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पूछा है कि किस सन से लागू की गई। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, जो मनरेगा योजना है ये सन 2006 से देश के 200 जिलों में शुरू की गई। ठीक है, और अगर हम मनरेगा अधिनियम की बात करें तो ये जो अधिनियम है ये 7 सितंबर 2005 को तरीके से कह सकते हैं कि ये एक तरीके से कानून बना और इसको अधिनियमित किया गया। 7 सितंबर 2005 को अधिनियम बना और 2 फरवरी 2006 से पूरे देश के 200 जिलों में ये योजना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो 2006 यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो इसीलिए हम 2005 ही लगाएंगे कि योजना लागू की गई, या ये कह सकते हैं कि ये अधिनियम इसका पारित हुआ। ठीक है, 2006 है नहीं तो हम 2005 को ही लगाएंगे कि 2005 में ये नियम बन गया। ठीक है, हालांकि यहाँ पर पूछा यही है कि कब से लागू हुई, उसके अकॉर्डिंग तो 2006 ही सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 2006 दिया नहीं है।
अगर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से वहां पर 2006 आपको देखने को मिलेगा। तो कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है। मल्होत्रा का, मिर्जापुर का, ब्रज का या सोनभद्र का? तो राइट आंसर है सोनभद्र का। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल? तो राइट आंसर है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है जिसको बेच करके हम पैसे प्राप्त करते हैं? चाय की फसल भी नकदी है, कपास की फसल भी नकदी है और गन्ने की फसल भी नकदी है, लेकिन गेहूं की फसल नकदी नहीं होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था और 5 फरवरी 1922 की घटना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताइए। तो 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक तरीके से की योजना जो है शुरू की गई थी, या ये कह सकते हैं कि जो 1857 का पहला विद्रोह है अंग्रेजों के खिलाफ जो हुआ था, इसके असफल होने के क्या क्या कारण थे, यही पूछ रहा है। तो इस विद्रोह की कोई सुनियोजित योजना नहीं थी, क्योंकि योजना थी भी तो वो 31 मई से थी कि 31 मई से हम करेंगे, लेकिन ये मार्च में ही स्टार्ट हो गया। ये मार्च में ही स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से लोगों की सेना नहीं तैयार थी। लोगों के एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सेना थी वो सही से प्रिपेयर नहीं थी, लोगों के पास उतने हथियार या उतने अस्त्र शस्त्र नहीं थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अंग्रेजों से हमें मात खानी पड़ी। ठीक है, तो यह विद्रोह, इस विद्रोह की कोई एक सुनियोजित योजना नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर कोई प्लानिंग नहीं की थी, सब लोग अपने अपने प्रांतों के लिए लड़ रहे थे। यह विद्रोह मात्र उत्तर भारत के लोगों ने किया था, दक्षिण भारत इस विद्रोह से अछूता रह गया। दक्षिण भारत के लोगों ने इस विद्रोह को किया ही नहीं। हथियारों की भी कमी थी, नेतृत्व का भी अभाव था, कोई नेतृत्व करता ही नहीं था, कोई ढंग का नेता ही नहीं था। शिक्षित लोगों का तटस्थ होना था। राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ देना महत्वपूर्ण कारण था। तो कुछ लोग अंग्रेजों का भी साथ दे रहे थे, अपने देश के लोग, इस वजह से भी जो ये क्रांति है वो असफल रही थी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो पहला तो यही है कि इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है, आत्मा अमर है। फिर हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल देना। तीसरा, यह सिद्धांत उपनिषद वेदों की महत्ता को सबके सामने लाया, यानी कि ब्रह्म समाज ने पूरी कोशिश की जो उपनिषद और वेद है इसकी शिक्षा सभी को मिले। क्वेश्चन नंबर 18 है, जेट धारा किसे कहते हैं? तो जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने वाली धाराएं हैं। पृथ्वी पर मुख्य जेट धाराएं ट्रोपोपाज की ऊंचाई पर स्थित होती हैं और वे पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में गोंड है, ओझा है, धुरिया है, नायक है, पथरी है, खरवार है, राजगोंड है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो रॉलेट एक्ट काला अधिनियम 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इस एक्ट के अनुसार भारतीयों द्वारा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संचालित किए जा रहे आंदोलन को पूरी तरीके से कुचलना था, यानी कि अगर कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलेगा तो उसे बिना किसी दलील, बिना किसी अपील के उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये काला अधिनियम था, काला कानून था, और इसमें भारतीयों के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं कही गई थी, और इसीलिए इसका विरोध हो रहा था दोस्तों। जलियांवाला बाग में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, इस वजह से लोग इसी का विरोध भी कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 22 है, कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो डेयरी उद्योग, गन्ना, चमड़ा, कपड़ा आदि उद्योग कृषि पर ही आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ। खिलाफत का उद्देश्य तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना को समर्थन देना था। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो 28 अगस्त 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन में 1928 ईस्वी की नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार में एक नए प्रमुख की स्थिति और भारत के संविधान के लिए सरकार के एक संघीय ढांचे की अपील करने के लिए सभी दलों के सम्मेलन का एक ज्ञापन था। क्वेश्चन नंबर 25 है,
कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कानपुर का लाल इमली। आज भी कपड़े के निर्माण के साथ कानपुर के प्रयासों का साक्ष्य बनकर स्थापित लाल इमली मिल द्वारा उत्पादित कपड़ों के उत्पादन ने 20वीं शताब्दी के मध्य में महान ऊंचाइयों को छुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? ये बहुत बार पूछा है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी है? तो व्यक्ति का कान सामान्यतः 40 से 50 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि को आसानी से सहन कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल की ध्वनि को कर्णप्रिय एवं मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित बताया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की व्याख्या करता है। यह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के भाग 3 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है जो हेग नीदरलैंड के पीस पोलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कोलकाता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। तो पूछता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। 2024 के पेपर में ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश के दो खनिज संपदा का वर्णन करिए। तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है और यह देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में आता है, लेकिन अगर सबसे घनी आबादी या सबसे ज्यादा घनिष्ठता किसमें है, किस प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो वो बिहार में है। अभी आप लोगों ने देखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। राज्य खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और खनन गतिविधियों का एक लंबा इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश में कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क, तांबा अयस्क, सीसा, जस्ता अयस्क, सोना और हीरा सहित खनिजों की एक विशेष विविध श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं? कार्य बताइए। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना की। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को देता है और चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के 4 उद्देश्य हैं। पहला है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दूसरा है राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में सहयोग करना, चौथा है राष्ट्र के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, गैर सरकारी संगठन से आप क्या समझते हैं? तो गैर सरकारी संगठन यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार नहीं बनाती है, लेकिन ये हमारे समाज के लिए अच्छे काम करते हैं, जैसे गरीबों के हितों के लिए, अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए या वृद्धाश्रम बनवा देना। ठीक है। तो गैर सरकारी संगठन एनजीओ एक निजी या व्यक्तिगत संगठन होता है जो गरीबों के हितों को का संवर्धन करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने, पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देने तथा सामुदायिक विकास के लिए काम करने का कार्य करता है। ये गैर लाभकारी संस्था होते हैं। ऐसी संस्थाएं सार्वजनिक उद्देश्यों को लक्षित होती हैं तथा प्राप्त लाभ को संगठन तथा सामाजिक कार्य में लगाते हैं। भारत में गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई एक विशेष कानून अथवा कोई शीर्ष संगठन नहीं है। समाज के विकास में संगठनों की क्या भूमिका होती है? तो देखिए, जन जागरूकता फैलाने, प्रशिक्षण देने, सेवा वितरण, सामाजिक एकजुटता, अध्ययन व अनुसंधान तथा सार्वजनिक उपेक्षा को स्वर देने में सहयोग करते हैं। सरकार के प्रदर्शन पर संवाद व निगरानी द्वारा राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं तथा नागरिकों की आवाज को अभिव्यक्ति देकर सहभागी लोकतंत्र को सक्षम बनाते हैं।
सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा व भोजन का अधिकार जैसे कई विधेयक गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप से ही पारित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन और दूसरा है पूना समझौता। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखिए। इसका प्रारंभ गांधी जी तथा साबरमती आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद से 241 मील की दूरी पर स्थित एक गांव के लिए यात्रा प्रारंभ की। यात्रा प्रारंभ होने के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का उद्देश्य यह था कि गांधी जी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर को घटाए, पूर्ण नशाबंदी लागू हो, नमक पर कर समाप्त हो, भू राजस्व कम हो, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो और कपड़ों का आयात कम हो। ठीक है, तो इन सब मांगों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। फिर देखिए पूना समझौता क्या था। तो पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की बरबदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेजी सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 79 से बढ़ा करके 148 और केंद्रीय विधायिकी में कुल सीटों की 18% कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 35 है, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मौसम किसी निश्चित स्थान पर दिए हुए समय की वायुमंडलीय स्थिति को कहते हैं, जबकि जलवायु किसी स्थान के एक लंबे समय अंतराल की मौसमी घटनाओं का क्रम होता है। मौसम समय और स्थान के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है, जबकि जलवायु एक लंबे समयांतराल के बाद परिवर्तित होती है। किसी स्थान विशेष की तात्कालिक घटनाएं जैसे ताप, दाब, वायु, वर्षा आदि मौसम कहलाता है, जबकि इन्हीं घटनाओं का क्रमिक रूप से कई वर्षों या लंबे समय तक परिवर्तन को ही जलवायु कहते हैं। मौसम एक तात्कालिक प्रक्रम होता है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आतंकवाद क्या है, इसको समाप्त करने के उपाय बताइए। तो आतंकवाद एक ऐसा कार्य या कृत्य है, इसका उद्देश्य गैर कानूनी तरीकों से आम लोगों में डर पैदा करना है, मानव जीवन के लिए खतरा है। आतंकवाद को समाप्त करने के कुछ उपाय हैं। तो पहला है, आतंकवाद को दूर करने के लिए सभी राष्ट्रों को मिलकर के आतंकवाद का सामना करना चाहिए एवं आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। फिर है, संपूर्ण देशवासियों को एकजुट होकर आतंकवाद का डटकर मुकाबला करना चाहिए। तीसरा है, अपराधी के लिए तत्काल दंड की व्यवस्था और चौथा है, पुलिस तथा सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का उल्लेख करिए। तो 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह जो विद्रोह है ये वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला और इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ, परंतु जनवरी माह तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया, जो अगले 10 वर्षों तक चला। क्वेश्चन नंबर 38 है, भूमंडलीय के आर्थिक प्रभाव को समझाइए। तो भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभाव को समझाना है। तो भूमंडलीकरण से अन्य देशों से पूंजी, नवीनतम प्रौद्योगिकी और मशीनों का आगमन होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकसित देशों में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों और दूरसंचार यंत्रों का प्रयोग करता है। भूमंडलीकरण के कारक देशों के बीच व्यापार से वृद्धि होती है, आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकी और वैज्ञानिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन करिए। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान अतुलनीय था। अहिंसा और सविनय अवज्ञा के उनके दर्शन तथा असहयोग एवं सविनय अवज्ञा की उनकी रणनीति और उनके नेतृत्व ने भारतीय जनता को एकजुट करने के साथ ब्रिटिशों को भारत की मांगों को मानने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो देखिए पहला है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, तीसरा है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडाओं का विद्रोह और चौथा है महाराष्ट्र में 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र आंदोलन किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के उत्तर के मैदानों का उल्लेख करिए। तो भारत का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ क्षेत्र है। यह सिंधु के मुहाने तक लगभग 3200 किलोमीटर तक फैला है। इन मैदानों की औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। सामान्य तौर पर उत्तरी मैदान इलाकों की चौड़ाई
पूर्व से पश्चिम तक, असम में 90 से 100 किलोमीटर और पंजाब में लगभग 500 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके 2020 के पूरा का पूरा यहाँ पर पेपर का जो सोल्यूशन है उसको आप लोगों ने देख लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर के सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, अगर ये सब आपको चाहिए तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7705 954549। इस पर कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप कोई भी प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हैं, और सारे कोर्सेज भी आप ले सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा का पूरा देखने के लिए। क्लास को शेयर जरूर करिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज ग्रुप में। जय हिंद दोस्तों।